वेल हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू माय वीडियो। और आज की वीडियो में हम अपनी बीएमएस सीरीज में देखने वाले हैं कि बीएमएस जो हमारे फर्स्ट प्रॉफ है उसमें हमारे जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसको हम पूरा एक्सप्लेन करने वाले हैं। हम अच्छे से देखने वाले हैं। देखो, जो भी लोग हमारे नीट 2025 से बीएमएस कोर्स में जा रहे हैं उनके काफ़ी डाउट्स आ रहे थे कि भैया एक ऐसी वीडियो बताओ जिसमें बीएमएस फर्स्ट प्रॉफ के जो भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं, कितने हमारे सब्जेक्ट्स रहते हैं अभी तो वो उनको वो भी नहीं पता। क्या हमारी मार्किंग स्कीम रहती है ना। क्या हमारी डिफिकल्टी लेवल रहता है, कौन सा सब्जेक्ट ज़्यादा डिफिकल्ट रहता है, कौन सा सब्जेक्ट ईजी रहता है, और पास कैसे होना है, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले देखो, बीएमएस हमारा जो कोर्स है 5.5 साल का हमारा कोर्स है ना, जिसमें हमारी 4.5 साल की पढ़ाई रहती है, एकेडमिक रहता है, और 1 साल का हमारा क्लिनिक प्रैक्टिस मतलब इंटर्नशिप रहता है। इंटर्नशिप हमारा 1 साल का आपको पता ही होगा। 6 मंथ हमारा मॉडर्न में रहता है और 6 मंथ हमारा एक आयुर्वेद के हॉस्पिटल में रहता है। जो 4.5 साल है हमारे पढ़ाई के, उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दोगे तो हमारे बन जाएंगे 3 प्रॉफ्स। फर्स्ट प्रॉफ, सेकेंड प्रॉफ और थर्ड प्रॉफ। तो एक प्रॉफ हमारा कितने साल का हो गया? 1.5 साल का हो गया। मतलब 1.5 साल मतलब 18 महीने का हमारा एक प्रॉफ हो गया। एक प्रॉफ हमारा 18 महीने का है और 18 महीने को 3 पार्ट में डिवाइड कर दो तो हमारे हो गए 6 महीने के। तीन कह सकते हो, 3 हमारे हाफ ईयर्स हो गए। इसका हमारे हर एक 6 महीने बाद आपका एक टर्म एग्जाम आता है। हर 6 महीने बाद आपका एक टर्म एग्जाम आता है और लास्ट वाले 6 मंथ के बाद आपका फाइनल आपका एक प्रॉफ आता है। मतलब आपका बेसिकली 3 आपके फाइनल एग्जाम होते हैं, मतलब 3 प्रॉफ। हर 18 महीने बाद आपको एक फाइनल एग्जाम देखने को मिलेगा। अगर आप के कॉलेज स्टार्ट हो रहे हैं नवंबर 2025 में, तो आपका फर्स्ट प्रॉफ जो देखने को मिलेगा आपको कब देखने को मिलेगा? अराउंड आपको मार्च के अराउंड देखने को मिलेगा, 2027 में। ठीक है, जब आप जाओगे कॉलेज में नवंबर में, तो उससे 6 महीने बाद आपका मार्च अप्रैल का अराउंड आपका फर्स्ट टर्म एग्जाम होगा। उसके 6 महीने बाद आपका एक और टर्म एग्जाम होगा, इस टाइप से। तो देखते हैं पहले बात तो पेपर कितने होते हैं। काफ़ी पेपर होते हैं, सिंपल इतने नहीं होते। आपके 5 सब्जेक्ट्स हैं तो आपकी एक थ्योरी के पेपर होते हैं और एक आपके प्रैक्टिकल्स के पेपर होते हैं। प्रैक्टिकल आपके हर सब्जेक्ट के एक एक प्रैक्टिकल होता है। थ्योरी में आपके टोटल 9 पेपर होते हैं और प्रैक्टिकल में आपके टोटल 5 हो गए। जो हमारा पदार्थ विज्ञान है उसमें हमारे 2 पेपर होंगे थ्योरी के। संस्कृत है हमारे, उसमें 2 पेपर होंगे। संहिता अध्ययन है, उसमें हमारा एक पेपर होगा। क्रिया शरीर में 2 पेपर और ऐसा शरीर में आपके 2 पेपर होंगे। देन आपका प्रैक्टिकल कैसे होगा? हर सब्जेक्ट का एक एक प्रैक्टिकल है। पदार्थ विज्ञान का एक प्रैक्टिकल होगा, संस्कृत का एक प्रैक्टिकल होगा, संहिता का एक प्रैक्टिकल होगा, क्रिया शरीर का एक प्रैक्टिकल होगा और रचना शरीर का एक प्रैक्टिकल आपका होगा। तो कैसे आपका एग्जाम्स होंगे? जब आपके फाइनल एग्जाम होंगे तो आपको पहले तो थ्योरी पेपर हो जाएंगे सारे। आपका मान लो 20 से एग्जाम चालू है तो 21 को आपको क्या होगा? पदार्थ का एक थ्योरी का पेपर। 22 को आपका क्या होगा? पदार्थ का थ्योरी का पेपर नंबर 2, जिसे हम कहेंगे पेपर नंबर 1, पेपर नंबर 2। ऐसे आपके चलेंगे। टोटल आपके 9 पेपर पहले थ्योरी के चलेंगे और आपके 5 पेपर प्रैक्टिकल्स के चलेंगे। मार्किंग स्कीम देखते हैं कैसे रहते हैं। देखो, हमारा थ्योरी का पेपर 100 नंबर का होता है और हमने देखा था पदार्थ विज्ञान में जो थ्योरी के पेपर है। देखो, तो पदार्थ विज्ञान के थ्योरी के पेपर कितने के हो गए? 200 नंबर के। संस्कृत के कितने हो गए? 200 नंबर के। अब संहिता में एक ही पेपर था तो कितने का हो गया? 100 नंबर का। क्रिया शरीर में 2 तो 200, शरीर में 2 तो 200। और प्रैक्टिकल आपके 200 नंबर का रहता है पदार्थ विज्ञान में। संस्कृत में आपका 100 नंबर का रहता है और संहिता में आपका 100 नंबर का। और क्रिया शरीर में आपका 200 नंबर का रहता है, रचना शरीर में आपका 200 नंबर का रहता है। प्रैक्टिकल कैसे होता है? देखो, जो 200 नंबर वाले प्रैक्टिकल्स हैं, पदार्थ विज्ञान, क्रिया शरीर, रचना शरीर, वो कैसे होते हैं? इसमें आपका 100 नंबर का मेन प्रैक्टिकल रहता है, जिसमें आपको स्पॉटिंग होगी ना। आपके प्रैक्टिकल एग्जाम्स होंगे जैसे कि हिमेटोलॉजिकल प्रैक्टिकल, है ना, आपका डायसेक्शन के प्रैक्टिकल, है ना। और बाकी जो आपके 70 नंबर बचते हैं उसका आपका वाइवा होता है। वाइवा आपका एक एक्सटर्नल एग्जामिनर आता है, वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपके सिलेबस के, उसे वाइवा कहते हैं। और 30 नंबर का आपका इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। मतलब जो आप टर्म एग्जाम दोगे, बीच में आपके एक पीए भी आएंगे, उन सब का एक रफली कैलकुलेट करके आपको 30 नंबर इंटरनल में आएगा। जिनका प्रैक्टिकल 100 नंबर का है, जैसे संहिता का और संस्कृत का, इसमें कोई भी प्रैक्टिकल कराने की चीज़ है नहीं। जैसे आपका क्रिया शरीर में आपके प्रैक्टिकल्स होंगे, हिमाटोलॉजिकल आप रिफ्लेक्स बताओगे, आपके सीबीएस एग्जामिनेशन इस टाइप के ना प्रैक्टिकल्स होंगे। लेकिन संहिता और संस्कृत में ऐसा कुछ है नहीं करने को। तो वहाँ पर ये जो 100 नंबर प्रैक्टिकल पोर्शन का, इसे हटा दो और आपका सिर्फ 70 नंबर का एक वाइवा होगा और 30 नंबर की आपकी इंटरनल असेसमेंट होगी। टोटल मार्क्स आपके कितने होंगे? सारे जोड़ोगे आपका 1700 नंबर का टोटल पेपर होगा, उसमें से आपका रिजल्ट आएगा। तो देखते हैं, हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा पदार्थ विज्ञान है।
पदार्थ विज्ञान है, ये आपका बेस है, आयुर्वेदा की स्टडी आप कर रहे हो, सबका आपका आपका फर्स्ट सब्जेक्ट ही है। और इसमें आप बेसिक प्रिंसिपल्स पढ़ने वाले हो आयुर्वेदा के। और सबसे ईजी सब्जेक्ट भी यही है, और पास होना भी इसमें काफ़ी आसान है। और आपको थोड़ा-सा आपको इंटरेस्टिंग भी लगेगा और कहीं-कहीं आपको बोरिंग भी लगेगा ये सब्जेक्ट। क्या है, इसमें हम बेसिकली पदार्थ के बारे में पढ़ने वाले हैं। 2 पेपर आपके इसमें होते हैं, आपने देखा था, एक पेपर 1 और पेपर 2, दोनों हमारे 100-100 नंबर के होते हैं। क्या हम पढ़ने वाले हैं पेपर 1 में? पेपर 1 में आप पढ़ते हो व्हाट इज़ आयुर्वेदा? आयुर्वेदा की उत्पत्ति कैसे हुई? आयुर्वेदा की निरुक्ति क्या है ना, ऐसी चीज़ें। आयुर्वेदा की जो बेसिक प्रिंसिपल्स है वो क्या है? आयुर्वेदा के बारे में, मतलब आप बेसिकली आयुर्वेदा का ओरिजिन ये सब पढ़ने वाले हो। देन उसके बाद आपका पेपर 1 में आता है 6 पदार्थ होते हैं। देखो इस सब्जेक्ट का नाम क्या है? पदार्थ विज्ञान। इसमें आप पदार्थ के बारे में पढ़ते हो। अभी मत समझो पदार्थ क्या है, बस इतना समझो कि 6 पदार्थ होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ने वाले हो। क्या 6 पदार्थ होते हैं? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, इस टाइप से। देन पेपर 2 आपका आता है। पेपर 2 में आपका परीक्षा होता है, मतलब पेशेंट एग्जामिनेशन के बारे में आप पढ़ते हो। क्या-क्या हमारी, मतलब अभी तो आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा, तो आप अभी एक आइडिया ले लो आप क्या-क्या पढ़ने वाले हो। दोनों पेपर इससे काफ़ी ईज़ी होते हैं, पास होना आसान है और पढ़ना भी इतना ईज़ी है। बस थोड़ा बोरिंग आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि इसमें आपको फिलॉसफी देखने को मिलती है। इंडियन जो भी स्कूल ऑफ फिलॉसफी है ना, जैसे आपको वो देखने को मिलेगा, थोड़ा आपको रिलीजन के बारे में भी देखने को मिलेगा कि जैन स्कूल, ना बुद्ध स्कूल, मतलब काफ़ी आपको थोड़ी वैसी भी चीज़ें देखने को मिलेगी, और अच्छा सब्जेक्ट है। नेक्स्ट सब्जेक्ट है संस्कृत सब्जेक्ट है, लैंग्वेज का सब्जेक्ट है। बेसिकली आपने जो 8th में पढ़ा है, सिमिलर ही चीज़ है। 8th-10th में आपने कभी पढ़ा हो तो वही सारी चीज़ें यहाँ पर भी रिपीट होती हैं। अगर आपने वो पढ़ रखा है तो आपको काफ़ी हेल्प करेगा, पर इतना नहीं है कि अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप यहाँ पर फेल हो जाओगे। और आपको समझे संस्कृत क्यों पढ़ाया जाता है? देखो संस्कृत, जो हमारे आयुर्वेदा के जितने भी टेक्स्ट हैं ना, जितनी भी हमारी संहिताएँ हैं, वो संस्कृत में ही लिखी गई है, श्लोक के फॉर्म में। तो श्लोक को समझने के लिए आपको संस्कृत आनी चाहिए, कुछ एक बेसिक लेवल की तो आनी चाहिए। बाकी अगर आप ना भी आओ तो भी आपका काम थोड़ा-थोड़ा चल जाता है, पर लॉन्ग टर्म में नहीं चल पाएगा, आपको आनी चाहिए थोड़ी-थोड़ी संस्कृत तो। टफ सब्जेक्ट है ये पढ़ना, लेकिन इसमें पास होना बहुत ईज़ी है। ये देखो, लोगों का सब जो बीएमएस जॉइन करते हैं उनको सबसे बड़ा डर तो यही रहता है कि संस्कृत है भाई, संस्कृत में तो पढ़ा ही नहीं जाएगा, हमने कभी पढ़ा ही नहीं, हम तो फेल हो जाएँगे। देखो इसमें कोई फेल नहीं होता, रेयरली इसमें कोई फेल होता है। ये मैं बता तो रहा हूँ, टफ सब्जेक्ट तो है, पढ़ना में आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, आपको ऐसी-ऐसी चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी जो आप बहुत पहले छोड़ चुके हो, है ना? संज्ञा, संधि, उपसर्ग, ये सब प्रत्यय, ये सब जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे, बहुत डिफिकल्ट चीज़ें। लेकिन इसमें पास होना आसान है, कैसे पास होना आसान है मैं बताता हूँ अभी। 2 पेपर होते हैं इसमें भी थ्योरी के, पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 में आप ग्रामर पढ़ने वाले हो, जो आप जैसे आपने इंग्लिश ग्रामर पढ़ी थी ना, नाउन, एडजेक्टिव, ये सब चीज़ें, वैसे आप संस्कृत का यहाँ पे पढ़ोगे। संज्ञा, संधि, समास, उपसर्ग, ये पार्ट जो काफ़ी टफ है, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत अपना दिमाग लगाना पड़ता है, चीज़ें याद भी करनी पड़ती है, और काफ़ी टफ पार्ट आपका रहता है। इधर तो पेपर 2 है, पेपर 2 में आपका रहता है, एक पार्ट तो रहता है आपका आयुर्वेद इतिहास का। आयुर्वेद इतिहास में आप आयुर्वेद का पूरा ओरिजिन पढ़ने वाले हो, कि आयुर्वेद में कौन-कौन से ऑथर्स थे, कौन-कौन से गुरु थे, कौन-कौन से आचार्य थे, देन आयुर्वेदा का डेवलपमेंट कैसे-कैसे हुआ, है ना? ये चीज़ें आप इसमें पढ़ने वाले हो। ईज़ी पार्ट है, रटने वाला पार्ट है, स्कोरिंग पार्ट है, और इसमें सिर्फ एमसीक्यू आते हैं। बाकी जो पार्ट है वो अपना लर्निंग पार्ट है। ईज़ी पार्ट है जिसमें आपको कुछ स्टोरीज़ याद करनी पड़ेगी, और आपको 2-4 चीज़ें और, जैसे आपको डेफिनेशन, है ना? व्याख्या, ये सब याद करनी पड़ेगी, निरुक्ति याद करनी पड़ेगी। पर जो पेपर 2 पार्ट है, पेपर 1 के कंपेयर में काफ़ी ईज़ी है, याद करना और इस पे पास होना भी बहुत ईज़ी है। तो अगर आप इसमें 70 प्लस आराम से ले आओगे तो आप संस्कृत में ओवरऑल पास हो जाते हो। संस्कृत में कोई भी फेल नहीं होता, इतना। और लोगों को लगता है कि संस्कृत बहुत टफ सब्जेक्ट है, बस फेल हो जाएँगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। टफ सब्जेक्ट अभी इसके आगे और भी हैं जो आप देखोगे, जिसमें सबसे ज़्यादा केटी लगती है, वो संस्कृत तो बिल्कुल भी नहीं है। संस्कृत में क्यों कोई फेल नहीं होता, मैंने बताया देखो, डिफ़िकल्ट टू स्टडी है। बात को समझो, डिफ़िकल्ट टू स्टडी है, इसे पढ़ना डिफ़िकल्ट है, समझना बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन इसमें पास होना ईज़ी है। क्यों पास होना ईज़ी है? क्योंकि इसका पेपर 2 बहुत ईज़ी याद करने वाला पोर्शन है। आप पेपर 1 को इग्नोर मार दो, सिर्फ़ कुछ-कुछ चीज़ें पढ़ के चले तो भी आप पास हो जाओगे। और टीचर भी थोड़ा बहुत समझता है, इतनी स्ट्रिक्ट चेकिंग नहीं करते संस्कृत में। उन्हें भी पता है कि सारे इंग्लिश मीडियम के मोस्टली बच्चे आते हैं, कैसे इतना सारा कवर करेंगे, है ना? काफ़ी एक नया एनवायरनमेंट आ गया, तो वो थोड़ा क्लीन चेकिंग भी करते हैं। दूसरी बात कि इससे सब्जेक्ट हमारा आगे आने वाला है रचना शरीर का, उसमें सबसे ज़्यादा केटी लगती है भाई। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हमारा संहिता अध्ययन। संहिता अध्ययन मतलब संहिता का हम अध्ययन करने वाले हैं, संहिता हम पढ़ने वाले हैं सब्जेक्ट में। सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आयुर्वेदा का, अगर आप फर्स्ट ईयर पढ़ रहे हो, तो ये आपका पार्ट है। इसमें आप संहिता पढ़ते हो, ये जो आप जहाँ से जो पढ़ रहे हो, जो चीज़ें एक्सट्रैक्ट करते हो। देखो बेसिकली क्या है ना,
आयुर्वेद में संहिता है, चरक संहिता, ये सब संहिता। और उन संहिता में ना काफी नॉलेज दे रखी है बॉडी के बारे में, बॉडी के फंक्शंस के बारे में। तो उन बॉडी के फंक्शन, इन सारे पार्ट्स को एक्सट्रैक्ट करके नए नए सब्जेक्ट बना दिए गए हैं। तो संहिता की नॉलेज से ही आपके बाकी सब्जेक्ट बन रखे हैं यहाँ पर, रचना शारीर, क्रिया शारीर। तो अगर आप संहिता पढ़ लेते हो ना, तो ये जो आप पढ़ने वाले हो ये आपकी काफी जगह और भी यूज हो जाते हैं। सेम कॉन्सेप्ट आपको पदार्थ विज्ञान में भी देखने को मिल जाते हैं, क्रिया शरीर में भी देखने को मिलते हैं, रचना में भी देखने को मिलते हैं। तो ये पढ़ना आपके लिए बहुत जरूरी है। संहिता की बात करें तो संहिता में आप कौन सी बुक पढ़ते वाले हो? देखो, 3 मेन ऑथर होते हैं हमारे आयुर्वेदा में, चरक, आचार्य सुश्रुत, आचार्य वाग्भट। तो आप यहाँ पर वाग्भट की और चरक की बुक पढ़ने वाले हो, सुश्रुत की आप यहाँ पर नहीं पढ़ोगे। पेपर 1 इसमें एक ही पेपर होता है, मैंने बताया। चरक में आप 12 चैप्टर पढ़ोगे और अष्टांग हृदय में आपके 15 चैप्टर पढ़ोगे। टोटल आप 27 चैप्टर इसमें पढ़ने वाले हो। नेक्स्ट बात करते हैं क्रिया शरीर की चैप्टर की। क्रिया शरीर क्या है? देखो, क्रिया ऑफ शरीर, अगर आपको बेसिक थोड़ी हिंदी पता हो तो आपको समझ में आएगा। शरीर की क्रिया मतलब वही बॉडी का फंक्शन, शरीर मतलब बॉडी और क्रिया मतलब फंक्शन। तो बॉडी के फंक्शन को आप इसमें पढ़ने वाले हो। सेम आप अपना ह्यूमन फिजियोलॉजी, इजी भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, और इसमें भी इतना कोई फेल नहीं होता। मतलब आप जो नीट में पढ़ के आए हो ना, उसका भी आपके यहाँ पे काफ़ी यूजेस होगा। तो इसमें फेल होना इतना कॉमन नहीं है, कोई इसमें फेल नहीं होता इतना। आयुर्वेदा के आप इसमें बेसिक पढ़ने वाले हो, दोष, धातु, मल। को पता हो तो 3 हमारे दोष होते हैं, 7 हमारे धातु होते हैं, 3 टाइप के हमारे मल होते हैं। कोई बात नहीं, अभी नहीं पता तो। क्रिया शरीर में आप 2 पोर्शन पढ़ने वाले हो, एक तो आयुर्वेदिक, एक तो मॉडर्न। मॉडर्न में आप जो मॉडर्न वाले पढ़ते हैं, एमबीबीएस वाले पढ़ते हैं, वो तो आपको पढ़ना ही है, सैमोलिंगम से और भी कोई बुक है, आपको आयुर्वेदिक पार्ट भी पढ़ना है। और इसी में आपके प्रैक्टिकल्स भी आते हैं। आप हेमाटोलॉजिकल प्रैक्टिकल, आपके ब्लड के प्रैक्टिकल, चाहे वो नीडल प्रिकिंग हो, आरबीसी काउंट हो, डब्ल्यूबीसी काउंट हो, है ना, ब्लड कलेक्शन हो, यूरिन के आप पढ़ते हो, सीवीएस एग्जामिनेशन पढ़ते हो, नर्वस एग्जामिनेशन पढ़ते हो, तो इसमें आपके प्रैक्टिकल्स भी आते हैं। 2 पेपर होते हैं इसमें, वही पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 में आप बेसिक्स ऑफ बॉडी पढ़ने वाले हो, दोष, धातु, मल, त्रिदोष के बारे में पढ़ोगे, मॉडर्न का पार्ट पढ़ोगे इसमें कुछ। पार्ट 2 में आप दोष, पार्ट 2 में आप धातु पढ़ने वाले हो, 7 धातु का डिटेल, और और मल का डिटेल, और बाकी कुछ और भी चीज़ें होती हैं। और आप मॉडर्न पार्ट तो पढ़ोगे ही। जो मॉडर्न पार्ट होता है ना, उसमें देखो, जैसे मॉडर्न में डाइजेस्टिव होता है ना, आपका हार्ट वाला होता है, नर्वस होता है। ये आप जो नीट में पढ़ के आए ना, वो आपका काफ़ी यूज़ हो सकता है। अगर आपने एग्जाम के टाइम पे नहीं भी पढ़ा, आपको नीट का थोड़ा बहुत याद है, आप अपनी एनसीईआरटी लाए हो, जो आपके नोट्स लाए हो, थोड़ा बहुत रिवाइज करके अगर आप वो भी लिख दोगे ना, तो कुछ तो नंबर मिल ही जाएंगे, कुछ ना से कुछ सही तो मिल ही जाएगा। तो इसमें आप मॉडर्न ईजी हो जाता है इसका मॉडर्न। बात करते हैं लास्ट जो हमारा सब्जेक्ट है, सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट, वो हमारा रचना शरीर है। रचना शरीर का भी वही मतलब है, शरीर मतलब बॉडी और रचना मतलब स्ट्रक्चर, बॉडी का स्ट्रक्चर हम इसमें पढ़ने वाले हैं। बोन्स, जॉइंट्स, मसल्स, लिगामेंट्स, टेंडन, ये सब हम इसमें पढ़ते हैं। और मॉडर्न में से एनाटॉमी, वही BD 84 आपको इसमें पढ़नी पड़ेगी, और टफेस्ट पार्ट है। और सबसे ज़्यादा बैक BC में लगती है। सबसे ज़्यादा कोई बच्चा फेल होते हैं क्लास में, तो इस सब्जेक्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे फेल होते हैं। रचना शरीर में भी आपको वही 2 पार्ट पढ़ने हैं, आयुर्वेदिक पार्ट एंड देन आपको मॉडर्न पार्ट। आयुर्वेदिक पार्ट आपका अस्थि पढ़ोगे, संधि पढ़ोगे, पेशी पढ़ोगे, और मॉडर्न पार्ट में आपको इसी का कॉरेस्पॉन्डेंस पढ़ना पड़ेगा। अस्थि मतलब बोन्स पढ़ना पड़ेगा, संधि मतलब जॉइंट्स पढ़ना पड़ेगा, पेशी मतलब मसल्स पढ़ना पड़ेगा। और दोनों चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है यहाँ पर, तो काफ़ी डिफिकल्ट भी मामला यहाँ पर हो जाता है इसलिए। और काफ़ी सिलेबस भी इसका बहुत ही वास्ट है, मतलब क्या ही बताऊँ मैं, बहुत ही डिफिकल्ट सब्जेक्ट है। और इसी में आप अपनी और भी चीज़ें पढ़ोगे, जैसे डाइसेक्शन। बहुत सारे लोगों के डाउट्स ये भी आ रहे थे कि भैया BMS में डाइसेक्शन होता है कि नहीं, आपको कैडावर मिलता है कि नहीं। बिल्कुल मिलता है भाई कैडावर, मोस्टली कॉलेज में तो मिलता है, अच्छे कॉलेज में। अब प्राइवेट कॉलेज का कोई कह नहीं सकता भाई वहाँ पे क्या चले। बाकी यहाँ पर आप ऑस्ट्रोलॉजी पढ़ोगे, बोन्स पढ़ोगे, ऑर्गन की स्टडी करोगे, हिस्टोलॉजी पढ़ोगे, मतलब जो MBBS वाली चीज़ें हैं वो तो आपकी इंक्लूडेड है ही। इसके अलावा आपको BMS की चीज़ें भी पढ़नी है, तो टफ हो जाता है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर देना। नेक्स्ट जो वीडियो में रहने वाली है, BMS फर्स्ट ईयर की क्या क्या बुक्स आपको लेनी चाहिए, कौन कौन सी बेस्ट बुक है हर सब्जेक्ट की, वो मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो अगर आप कुछ भी डाउट हो, आप इंस्टा पे मैसेज कर सकते हो, और वीडियो अच्छी लगी सब्सक्राइब कर देना।